Assalamu alaikum everyone. Okay, so here's your lecture on social movements or social movements क्या हूँ एक मिनट नजर ऑडियो एडजस्ट कर लूँ. Yeah, here's the lecture on Bourdieu's vision of social class. It took time again to come up to a point where I could really record. यार मसला ऐसी रीडिंग्स का ये है कि it needs more reflection and more preparation. Plus ये online teaching कुछ खास अच्छी नहीं जा रही मेरे लिए. So I was kind of not ready to make another video. But चलें, there it is. तो बोर्डियू यार कौन है, पहले ये जानना जरूरी है. बोर्डियू के बारे में कुछ बातें सुन लो और फिर मैं रीडिंग पर आता हूँ. ये बोर्डियू एक फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट हैं और इस वक्त की सोशियोलॉजी की दुनिया के चंद बड़े थिंकर्स में आते हैं. He is not alive. He died in 2004 or 6 somewhere. लेकिन यूँ कह लें कि पिछले 30-40 साल में सोशियोलॉजी के अंदर जो काम हुए हैं उसमें बोर्डियू का नाम बड़े प्रोमिनेंट एक स्टेटस का हामिल है. सोशल थ्योरी के थिंकर्स जो हैं जिसमें हाबरमास, अल्थुसे, फूको, ये सब लोग आते हैं. बोर्डियू इनके लेवल का इंसान है और थिंकर है और इसने कुछ नया दिया था सोशियोलॉजी को और उस पर मैं एक मिनट में आऊँगा वो क्या था. और लाइक अदर फ्रेंच थिंकर्स, एक फ्रेंच ना दुनिया का एक खास, there is a class dimension to it, not a class dimension to it. There is a group of French intelligentsia who are not easy to decode और इसी वजह से they are more prone to interpretations, misinterpretations, at the same time a lot of adoration and critique too. So names like Michel Foucault, Jacques Derrida, Jacques Lacan, and then Pierre Bourdieu. Bourdieu जो है वो उन जितना ज़्यादा इतना esoteric नहीं है, but he is comparatively difficult. अब की वजूहात हैं, there are things, वो जाहिर है कोई उनका पर्सनल मसला नहीं है. ये लोग जिन सवालों के बारे में सोचते हैं जैसे सोचते हैं उसकी एक inherent property होती है to be complex about it. तो मेरे ख्याल है that's more of a philosophical thing. वो बाद में कभी अगर वक्त मिला तो किसी दिन उस पर बात होगी. ये मुश्किल क्यों लिखते हैं, किन इनको नहीं लिखना चाहिए, वो एक और कहानी है. आप लोगों को ये रीडिंग देने का एक खास मकसद था मेरे जहन में. मकसद ये था भाई कि even if you get even 50% of the reading, at least आप लोगों को आदत पड़े, आप लोगों को पता चले कि इंटरनेशनल एकेडेमिया में जो लोग अभी इन हैं वो लोग कैसे लिखते हैं, उनको डिकोड कैसे करना है. आप में से वो हजरात जो कल को आगे मास्टर्स के लिए जाएंगे, PhDs में जाओगे, जो एकेडेमिया में रहोगे, सोशल साइंस के जो लोग हैं, पॉलिटिकल थ्योरी के हों, पॉलिटिकल फिलोसफी के हों, IR के हों, सोशियोलॉजी के हों, मतलब एटसेट्रा एटसेट्रा विदिन द डिसिप्लिन्स ऑफ सोशल साइंस एंड देन विदिन देम हमारी जो पॉलिटिकल सोशियोलॉजी का मैंडेट है उसके वन वे और दी अनदर और दी अदर आप लोग इसका नाम आएगा सामने बोर्डियू का एंड यू विल बी अमेज्ड कि इस पे कितना काम दुनिया में चल रहा है, हो रहा है. तो आई थॉट कि एक छोटा सा एपेटाइजर के तौर पर कुछ पढ़ना ज़रूरी है, जस्ट टू नो कि करंट डिबेट्स क्या हो रही हैं दुनिया में, उसमें आपको बेसिक कुछ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. इसलिए ये रीडिंग comparatively difficult है to deal with, to cope with, but at the same time
इट्स इनकम्प्लीट। बोर्डियू ने कुछ पॉइंटों पे यहाँ पे टच किया है, बट उसको एक्सप्लेन नहीं किया बिकॉज बोर्डियू इसको, आई गेस ये एक लेक्चर था जो बाद में आर्टिकल में ट्रांसलेट किया गया, तो बोर्डियू के ख्याल में उसकी ऑडियंस, उसकी रीडरशिप ऑलरेडी फेमिलियर है उसका जो the 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 the, the theoretical oeuvre that he has. So yeah, without further ado, मैं रीडिंग को थोड़ा सा डिकोड करने की कोशिश करता हूँ आपके सामने। और आजकल मेरी थोड़ी सी ना वो जो मेरा साबुन स्लो हुआ है, it takes me a little bit more time than usual to articulate. एक नया फेज है ये, I'm kind of liking it, and at the same time छोड़ो, but I'll point being कि you might find me stuttering more than usual in this lecture. तो भाई बात ये है कि मैं रीडिंग को उसके पेज बाय पेज डिकोडिंग में नहीं जाऊंगा, मैं एक बेसिक स्ट्रक्चर खड़ा करूंगा मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग रीडिंग की और वैसे बोर्डियू की जनरल, और उस स्ट्रक्चर से फिर उसको sort of to make it, you guys can make it like a land sort of a milestone, और वहां से you guys can launch pad जहां से आप फिर इसको अपने तौर पे डिकोड करने की कोशिश कर सकते हैं, समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो बोर्डियू ऐसे स्टार्ट जहां से बात करता है, वो जरूरी बात है कि जिस तरह से सोशल थ्योरी अभी तक पढ़ाई जाती रही है, अभी बोर्डियू बात करें 1970s में, शायद 70s 80s, वो कहते हैं कि there have been epistemological couples that have been in place to determine, to tell, to articulate, to make sense, to understand what social reality is. I would rather take a step further and say that what reality is. This is how we have been sort of trying to understand what reality is through those lenses, through those epistemological couples. और फलसफे का मसला ये रहा कि सिंस द डे, आई गेस आफ्टर प्लेटो ऑनवर्ड्स, कन्फ्यूशियस में ये मसला नहीं था, या चाइनीज फिलोसफी का ये मसला नहीं है, मुस्लिम हिंदू फिलोसफी का ये मसला नहीं है, मुस्लिम फिलोसफी का भी इस तरह बड़ा मसला ये नहीं है, वेस्टर्न या यूं कह लो कि पोस्ट रेनेसांस फिलोसफी का मसला है। आफ्टर डिकार्ड्स ये ज्यादा बड़ा मसला बन गया। मसला नहीं कहना चाहिए, मतलब कह रहा हूँ कि मसला, इसको मसले की तरह ना लेना, मतलब मसले से मुराद ये कि हाउ डू वी से, मतलब मसले का मुराद वो मसला नहीं कि भाई मेरे घर में पानी नहीं आ रहा, तो वो एक वो मसला है, और एक मसला ये है कि इंसान कौन है। तो अब ये दोनों मसले हैं, बट दूसरा वाला हम कहते हैं कि वो मसला है, पहले वाला एक मसला है सॉर्ट ऑफ। तो इन दैट सेंस हम कह रहे हैं कि डिकार्ड्स के बाद जो कार्टेशियन स्प्लिट है ऑफ माइंड एंड बॉडी, और ह्यूम, डिकार्ड्स, इन लोगों में ऑलरेडी एक करंट चल रहा था आफ्टर रेनेसां के लोग, और कपल्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अब इसको जोड़ो इस बात से कि सोशियोलॉजी में इसका क्या हमें ऑफशूट नजर आया, कि सोशियोलॉजी में सोशल रियलिटी को दो बाइनरीज के साथ, यानी दो पोल्स पे देखा जाता था। पहले पोल का ख्याल था कि सोशल बीइंग, सोशल एजेंट्स यानी ह्यूमंस, वी आर द ऑब्जेक्ट्स of this process, call it historical process, call it social process, और व्यू ये था कि रियलिटी गिवन है और रियलिटी लाइज आउट देयर लाइक साइंस, और हमारा काम है इसको फाइंड आउट करना। अब अगर हम ये मान ली रियलिटी गिवन है एंड लाइज आउट देयर, तो इट टर्न्स अस ह्यूमंस इनटू ऑब्जेक्ट्स ऑफ स्टडी, है ना। तो ये व्यू की सोसाइटी एक स्ट्रक्चर है, गिवन स्ट्रक्चर है, और हम इंसानों को सिर्फ इसकी इनर वर्किंग को समझने की जरूरत है, और ये स्ट्रक्चर्स एक दूसरे से इंटर रिलेट कैसे कर रहे हैं, इनकी वो जो सेंस ऑफ
सेंस ऑफ आइडेंटिटी है वो कैसे फॉर्म हो रही है, इतना काफ़ी है सोशियोलॉजी का या सोशल रियलिटी को जानने का। ये लेंस इतना हमें बताता है कि एवरीथिंग इज इट लाइज आउट देयर एंड वी जस्ट गॉट टू गेट इट एंड दैट इज प्रीटी मच इट। Whereas जो सब्जेक्टिविज्म वाले हजरात थे उनका ख्याल था कि नॉट ओनली दैट इट इज फॉल्स बट ऑल्सो दैट it reduces human intellect, human reason, freedom to a mere byproduct of or a prisoner of its own making ना or of its own theory। तो असल में बात ये कि ना रियलिटी गिवन है ना आउट देयर है, इट इज ऑलवेज in the process of making, it is being made, it is being constructed at the moment when people are going through it। तो ये कंस्ट्रक्शनिज्म वालों के लोगों का ख्याल है। सो ये सवाल बहुत जरूरी है, आर सोशल एजेंट्स ऑब्जेक्ट्स और राइटर्स ऑफ देयर ओन हिस्ट्रीज। इसी से बोर्डी अपनी ये वाली रीडिंग जो मैंने आपको भेजी है इसकी इब्तिदा करता है कि सवाल यही है कि आर वी सिंपली सम tools that are being through which a bigger scheme of things unfold, hence we become objects, or actually we are the agents, the catalysts, or the writers of our own histories। So basic puzzle समझना जरूरी है। सवाल जब तक समझ नहीं आए जवाब अधूरा है। जवाब एक सवाल अगर सच्चा हो ना यार तो वो जवाब से ज्यादा मुकम्मल होता है। तो इसी तरह ये जरूरी है जानना कि बोर्डरी के लिए भी ये सवाल जरूरी है कि हाउ टू लुक एट दिस क्वेश्चन, व्हाट इज द राइट फ्रेम ऑफ क्वेश्चन। तो उसको वो इस तरह से कहता है कि हमारे लिए जरूरी है कि हम ये बेसिकली पहले इस डायकोटमी को हल करने की कोशिश करें। तो इसी सवाल को मैं एक्सटेंड करूं तो 2-4 सफ़े आगे चले जाओ, मतलब बॉडी की वो बात सुनते जाओ, ट्राई टू गेट इट, ग्रैस्प इट, रियलिटी को उसकी जो वो सेंस है उसको ग्रैस्प करने की कोशिश करो। कोई बात नहीं अगर आधी सेंस नहीं समझ आए, बट फिर भी ढूंढते रहो, तुम्हारा दिमाग खुद ब खुद कहीं ना कहीं किसी जगह रुकेगा और कहेगा कि ये बात कहीं ना कहीं लिंक करें। तो जो सवाल मैंने पीछे उठाया कि हम इंसान असल में हिस्ट्री के प्रोडक्ट्स हैं या खुद हिस्ट्री लिखने वाले हैं, क्रिएटर्स हैं, इसी को यूं देख लो, वो जो एपिस्टेमोलॉजिकल कपल्स की बात हो रही थी, इसी को फिर जरा स्क्वीज डाउन करो तो पता लगता है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि क्लासेस असल में एग्जिस्ट करती हैं या वो एक थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट है। ये है इस पूरी रीडिंग का सबसे बेसिक सवाल। तुम ये कह लो कि रीडिंग ना एक तरह से द वेरी वर्ड ऑफ सोशल क्लास उसकी अनडूइंग की तारीफ है कि मार्क्सिस्ट लिटरेचर ने दुनिया को पिछले 150 साल से काफ़ी इम्प्रेस किया, मार्क्स की थ्योरीज ने बहुत इम्प्रेस किया, लेकिन मार्क्स की पूरी उस स्ट्रगल में एक चीज़ बड़ी गिवन थी और वो ये थी कि वर्ड क्लास वाज वेरी मच प्रेजेंट इन एवरी पेज ना, मैनिफेस्टो से लेकर कैपिटल के हर सफ़े तक। तो ऐसा लगता है कि ये सबसे बेसिक यूनिट बिल्डिंग ब्लॉक है मार्क्स की पूरी थ्योरी का। तो इसलिए जो पूरा एक स्कूल ऑफ थॉट क्रिएट हुआ सोशियोलॉजी में आफ्टर मार्क्सिस्ट इन्फ्लुएंस, उन्होंने भी इसको एज अ गिवन ले लिया। अप अंटिल कम्स बोर्डियू और सम ऑफ हिज द पीपल ऑफ कंस्ट्रक्शनिस्ट स्कूल ऑफ थॉट, जिन्होंने इसको मजीद खंगालने की कोशिश की, वेदर दिस इज अ गिवन। अब यहाँ पर ये रीडिंग काम कर रही है। तो ये मार्क्सिस्ट आइडिया की क्रिटिक भी है, बट एट द सेम टाइम उसकी इन माय ओन पर्सनल अंडरस्टैंडिंग उसकी ही एक हाउ डू आई से एक्सटेंशन है उसकी। मतलब बोर्डियू अपने आप को मार्क्सिस्ट नहीं कहेगा, बोर्डियू मार्क्स की अक्सर बातों को उसके खिलाफ खड़ा हुआ है, but at the end of the day when all is said and done, Bourdieu ends up doing what Marx was trying to do। तो लगता ये है कि ये एक उसी की थ्योरी की एक्सटेंशन है, but in a very different language, in a certain sense, rather more nuanced and let's say
grounded than Marx. तो ये बात याद रखना जरूरी है. सो ये है जी सबसे बड़ा पजल इस रीडिंग का कि यार ये जिस चीज को हम क्लास 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 कहते हैं, आपने हर सोशियोलॉजी साइकोलॉजी पे नहीं, खैर पॉलिटिकल साइंस के कोर्स में बात सुनी क्लासेस क्लास, तो इसने उस लफ्ज के साथ सॉर्ट ऑफ वफा करने की कोशिश की by exposing its pitfalls and by rendering it free from the tide of time that has layered it with a lot of undue enunciations or suggestions or emphasis. So basically he was trying to understand कि इसकी existence अपने आप में, what does it mean for a class as a category to exist. ठीक है. So ये बात हम स्टार्ट करते हैं कि there is a realist position. Realists वो लोग हैं जिनके ख्याल में क्लास बिल्कुल एग्जिस्ट करती है और उसकी बेसिक कैटेगरी ऑफ डिफरेंशिएशन जो है वो है इनइक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज, और उसकी बेस पर कुछ आइडेंटिफाइबल ट्रेट्स हैं जिसकी बेस पे आप कह सकते हैं A is class belongs to class X, B to Y and C to Z. मतलब हर लोग को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आइडेंटिफाइबल बाय देयर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज एंड बाउंड्रीज. ठीक है. तो क्लासेस की अपनी कुछ खास, ये अब रियलिस्ट पोजीशन बता रहा है, यानी मार्क्स इसकी इस पोजीशन के बेसिक क्रिटिक है. यानी इसके जिनमें मार्क्स है जब वो ये कह रहे हैं कि रियलिस्ट कौन है, ऐसे लोग जिनका ख्याल है क्लास एग्जिस्ट करती है और उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है बड़े एग्जाम से, जैसे समथिंग लाइक वेल्थ, किसके पास कितनी है, कितनी ज्यादा है, कितनी कम है, उसकी बेस पे आप आराम से क्लासेस को डिफरेंशिएट करते हैं, जैसे अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, फिर हर क्लास के अंदर की लेयर्स. लेकिन बेसिक क्राइटेरिया वो एक सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी बेस पे आप उनको देख सकते हैं. देन बॉडी गोज ऑन, ये मैंने पार्ट यहाँ नहीं लिखा हूँ, ऐसे बता रहा हूँ. देन बॉडी गोज ऑन कि ऐसे रियलिस्ट पोजीशन के खिलाफ इज अनदर स्कूल ऑफ थॉट विद इन सोशियोलॉजी, सोशल थ्योरी, जिनके ख्याल में क्लासेस एज सच एग्जिस्ट नहीं करती, या यूं कह लो कि क्लासेस की इस तरह की एग्जिस्टेंस अपने आप को उस तरह की डेली लाइफ प्रैक्टिसेस में इजहार नहीं करनी, बल्कि शायद ये एक सेंस है जो इंसान ने इसलिए बना ली है, यानी थ्योरी ने, सोशल थ्योरी ने इसको ऐसा प्रेजेंट कर दिया है ताकि वो अपने डाइवर्स एक्सपीरियंस को समझ सके. इस पर खैर मैं एंड में जाऊंगा, ये बोटियो का अपना भी ख्याल कुछ इसी तरह. खैर वो दूसरी कैटेगरी बताता है जिनके ख्याल में क्लासेस की बाउंड्रीज पोरस हैं, वेल्थ एक इनएडिक्वेट इंडिकेटर है, और इसकी बेस पर ये लोग ये आर्ग्यू करते हैं कि ये इट्स एन इनएडिक्वेट टूल टू मेक सोशल थ्योरी. बॉडी यहाँ पे अपनी एक तारीफ दे रहा है. It says that class is that invisible relational quality manifested in objective structures of differentiation. अब तुम देखो दो एपिस्टेमोलॉजिकल कपल्स आ गए ना, एक कहते हैं कि हर चीज गिवन है, एग्जिस्ट करती है, वेल्थ की बेस पर हम डिफरेंशिएट करते हैं. दूसरे कहेंगे कि गिवन नहीं है, वेल्थ इज एन इनएडिक्वेट इंडिकेटर, शायद ये बाउंड्रीज पोरस हैं, ये कभी भी नहीं एग्जिस्ट करेगी, ये हमेशा एक्सटेंड करती रहेगी अपनी बाउंड्रीज के बाद. तो अब बोर्डियू जो है, और ये इसकी थ्योरी और इसकी तुम कह लो दिस इज द मेन रीजन व्हाई बोर्डियू इज रेलेवेंट सो मच इन एकेडेमिया इन दिस डेज, इसने इन दोनों को माना, येट एट द सेम टाइम दोनों को रिजेक्ट किया और इनमें एक पुल का काम किया. इसकी थ्योरी को ये कहते हैं कि ये वो थ्योरी है जो ऑब्जेक्टिविज्म, ऑब्जेक्टिफिकेशन और सब्जेक्टिवाइजेशन दोनों को कंबाइन करती. सो इसलिए बोर्डियू कम्स एज अ गाय जिसने एक बहुत पुरानी चलती डाइकोटमी ऑफ थॉट को या उसके मसले के एक डायमेंशन को किसी तरीके से हल कर दिया, इसलिए पीपल आर फैन ऑफ हिम. सो बोर्डियू की थ्योरी ऑफ डिस्टिंक्शंस जो है, थ्योरी ऑफ लॉजिक जो है, थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस, वो अब जाहिर है इस क्लास का मैंडेट नहीं है, वरना मैं उस क्लास में उसकी डिटेल में जाता कि यार ये नई दुनिया में प्रैक्टिस किस चीज का नाम है, थोड़ा सा मैं जिक्र कर दूंगा. लेकिन लेटिंग यू नो कि बोर्डियू बेसिकली कर ये रहा था, वो जो एपिस्टेमोलॉजिकल कपल्स थे उनकी बाइनरी कंस्ट्रक्शन जो थी, जो पोल्स थे उनकी पोलैरिटी को तोड़कर
किसी तरह एक ऐसी कैटेगरी इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा था जिसमें दोनों की दोनों चीजें जम हो जाए। यही काम इसने क्लास के साथ किया कि क्लास की वो उन प्रिंसिपल ऑफ आइडेंटिफिकेशन को तो मानता है कि यस देयर आर सम ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, लेकिन ये कहता है कि दे आर ऑलवेज रिलेशनल इन देयर नेगोशिएशन, और there is something invisible that is working behind those categorizations that gives power to them to become those categorizations. I'm sorry ये थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन आगे जाऊंगा तो आसान हो जाएगा। So वो कहते हैं it exists in social spaces. The word class वो कहते हैं खुद अपने आप में इतना बड़ा इंडिकेटर नहीं है जितना बड़ा social space है। So ideas की ये लड़ाई है कि क्लास से ज्यादा जरूरी बात यह है कि क्लास खुद सिचुएट किस स्पेस में है, उस स्पेस का नाम है सोशल स्पेस। अब सोशल स्पेस बोलियो ये कह रहा है कि इज दैट ओके, हाउ टू एक्सप्लेन सोशल स्पेस। अच्छा खैर सोशल स्पेस पर भी आगे जाकर पूरी बात आनी है। खैर सोशल स्पेस वो एक खास रियल्म ऑफ आइडियाज है जहां पर समथिंग लाइक objectivity and subjectivity are changing hands, or at times corroborating, at times colliding with each other, intellectually speaking। मतलब ये सारी थ्योरी की लेवल की बातें होंगी ना। तो बोर्डियो क्लास को समझने की कोशिश कर रहा है। बोर्डियो कहता है कि क्लास एक छोटा इंडिकेटर है, क्लास से बड़ा इंडिकेटर है जिसका नाम है सोशल स्पेस। सोशल स्पेस ऐसी जगह है जहां पर डिफरेंट characteristics of those differentiation are navigating or are relating to each other, and उस एक्सचेंज में, उस सारी रिलेशनशिप में, यानी उस सारे मामले में जो चीज सबसे जरूरी एक और बोर्डियो वर्ड इंट्रोड्यूस करवाता है उसका नाम है कैपिटल। तो बोर्डियो कहते हैं कि हम इंसानों की, ये तो मुझे नहीं पता कि हम क्लासेस के मालिक हैं या नहीं, यानी हम क्लास किसी को बिलोंग करते हैं या नहीं, लेकिन कहते हैं ये मुझे पता है कि हम सब इंसान होते हुए we possess certain forms of capital। कैपिटल क्या होता है उस पर जाते हैं एक मिनट में। और वो फॉर्म्स ऑफ कैपिटल जो है वो खास सोशल स्पेस है जिसमें एक्सचेंज होते रहे, लाइक बैंक ट्रांजैक्शन टाइप थिंग। और उनकी इंटर एक्सचेंजेबिलिटी जो है, उनकी इंटर ट्रांसफरेंस जो है, उससे जो एक सोशल फैब्रिक बनता है उसमें हमें डिफरेंशिएशन तो नजर आती है, बट एट द सेम टाइम वो डिफरेंशिएशन हम क्रिएट कर रहे हैं, we're producing that differentiation। So in a way that differentiating principle is enforced upon us, but at the same time वो फिक्स नहीं है, डिटर्मिनिस्टिक नहीं है, हम खुद भी उसको चेंज करने की हालत में। So इस तरह इसने इस डाइकोटमी को हल करने की कोशिश की थी। आगे चलने दो, आई होप इट बिकम्स क्लियर। अच्छा जी, कैपिटल क्या होता है? सो अगर ये कहानी मान लें कि यार एक आइडिया है, एक चीज है जिसका नाम है सोशल स्पेस, और सोशल स्पेस में हम डिफरेंट एक्टर्स डिफरेंट रोल्स में डिफरेंट पोजीशंस पे खड़े हैं, ये पोजीशंस अगेंस्ट ईच अदर एंड विद ईच अदर इन सर्टेन सोशल स्पेसेस, और उसका 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 जो इंटरप्ले है दैट गिव्स बर्थ टू व्हाट वी कॉल प्रैक्टिस, यानी आर एक्शंस। यानी हम जो काम भी दुनिया में करते हैं, छोटे से छोटा लेके सुबह उठ के दांत ब्रश करने से लेकर शाम को खाना खाने तक, ये सब रिचुअल्स किसी ना किसी इनविजिबल रूल्स के तहत गाइड किए जा रहे हैं। तो बोधी कहेगा कि अगर ये बात सच है तो इसका मतलब है कि देयर इज सम स्ट्रक्चरल फॉर्म ऑफ दैट सोशल स्पेस जिसको हम मानते हैं, बट एट द सेम टाइम हम में कुछ है जो हमें हर चीज को एक फ्रॉम डिफरेंट एंगल देखने, समझने, सोचने, करने की ताकत देता है। तो खैर ये उसकी थ्योरी में मैं निकल गया, उसकी थ्योरी बड़ी कॉम्प्लेक्स है, इट्स बिट हायर फ्रॉम योर लेवल, इसलिए उसको मैं ज्यादा नहीं छेड़ता, लेकिन बेसिक बात समझ जाओ कि वो जो सोशल स्पेस है जिसमें ये सारी चीजें आपस में इंटरचेंज हो रही हैं, उसका एक एंड प्रोडक्ट है, उसका नाम है टू मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड। प्रैक्टिस जो है, द लॉजिक ऑफ प्रैक्टिस, हम कह लो कि हम सब डिफरेंट प्रैक्टिस करते हैं, डिफरेंट एक्शंस लेते हैं इन द होल, सारा दिन हम डिफरेंट काम करते हैं जो हमारे इर्द गिर्द हो रहा होता है। तो
इसके तुम ये अगर इसको एक दफा इमेजिन करो मेंटली कि एक मार्केट है जिसमें चीजें एक्सचेंज हो रही है, मार्केट वो सोशल स्पेस है, एजेंट्स वो हैं जो मैं और आप हैं सब। अब जो चीजें एक्सचेंज होंगी, मार्केट की जो एक्टिविटी है वो किन बातों पे डिपेंडेंट है? बोर्डियू कहता है वो है कैपिटल, और कैपिटल है एवरीथिंग दैट हैज एन एक्सचेंज वैल्यू। अब ये फिर अगेन ये कैटेगरी वो है, ये लफ्ज वो है जो मार्क्स से ले तो रहा है, बट इसने एक एब्सोल्युटली डिफरेंट स्पिन दिया इसे। कैपिटल पे अपना एक पूरा एक लिटरेचर मौजूद है, कैपिटल क्या है वो, लेकिन फिर भी खैर उस पर 1 मिनट में जाते हैं। तो लेकिन समझो कि वो तस्वीर याद रखना, वो मार्केट प्लेस वाली तस्वीर याद रखना। अब बोल रही यहाँ पर एक बड़ी जेन्युइन और बिल्कुल समथिंग दैट इज इंट्रीगिंग वो वाली बात करते हैं कि उस स्पेस में वो जो एक्सचेंज हो रही है वो 3-4 किस्म के कैपिटल्स की वजह एक्सचेंज है। पहले तक मार्क्स की थ्योरी में हमें कैपिटल का जिक्र मिलता है, कैपिटल दस कैपिटल के एक ही रिसोर्स है जिसका नाम है इकोनॉमी, पैसा, मनी या लेबर, है ना, वैल्यू। वुड कहते हैं ये बात सच है, दिस इज द फर्स्ट सोर्स ऑफ ह्यूमन एक्सचेंज टूल्स। इकोनॉमिक कैपिटल कितना है, दौलत लोगों के पास कितनी है, बिल्कुल बॉडी मानेगा कि ये बात सच है कि ये एक फॉर्म ऑफ कैपिटल। बट यहाँ वो आपको रोकेगा और कहेगा कि तुम लोगों ने ये गलती ये कर दी, इंसान होने का मतलब सिर्फ इकोनॉमिक मैन होना नहीं है, होमो इकोनॉमिकस इज नॉट द टोटल डेफिनेशन ऑफ मैन, देयर आर अदर कैपिटल्स दैट वी ह्यूमंस आल्सो पोजेस, जैसे कि कल्चरल कैपिटल। बोर्डू कल्चरल कैपिटल को खास तरह से डिफाइन करता है। बोर्डू कहता है कि हम डिफरेंट तरीकों से, डिफरेंट वेज से वी आर सोशलाइज्ड इनटू सर्टेन पैटर्न्स ऑफ लिविंग, डूइंग, एक्टिंग, सिंगिंग, फीलिंग। कहते हैं कि ये सारी जो डिफरेंट वेज ऑफ एसोसिएटिंग है, ऑफ बिलोंगिंग है, ये कल्चरल कैपिटल है। इसकी वो मिसाल देता है कि जिस तरह से, यार मैं कहाँ जाऊँ, इसकी छोटी छोटी बातों में मुझे हैरत होती है कि ये बड़ा डिटेल्ड एनालिसिस करके। बॉडी कहते हैं कि ये जो नहीं, मैं रिस्ट्रिक्टिंग माई सेल्फ में ज्यादा दूर ना निकल जाऊँ। सो कल्चर कैपिटल इज दैट थिंग दैट दैट बिकम्स माई इंटरचेंजेबल वैल्यू टू सॉर्ट ऑफ गो इन सोसाइटी। इसकी सिंपल मिसाल सामने से ये ले लो कि मैं अपनी मिसाल देता हूँ आपको कि मेरे पास एक फर्ज करो एक डिग्री है जो कि है इन अ सेंस, मैं कल जाता हूँ और शहर के मेयर से मिलता हूँ। इट यूज टू बी मियाँ आमिर समथिंग, लाहौर के मेयर से मिलता हूँ। अब मियाँ आमिर के अपना ये जो पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस हैं ये सारे मियाँ आमिर साहब के हैं। तो इज अ वेल्दी मैन, उसने बड़ी एजुकेशन के फील्ड में काम किया हुआ है, उसको प्राइवेटाइज करने में बड़ा काम किया हुआ है। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस उसी के हैं सारे के सारे। अब हुआ ये कि अब एक गवर्नर की मीटिंग थी जहाँ पे हम दोनों इनवाइटेड थे। तो तुम देखो कि मियाँ आमिर इज मच मोर, किसे कह लो कि उसके पास दौलत बहुत ज्यादा है मुझसे। मियाँ आमिर को भी वहाँ इनवाइट किया गया और साथ ही मुझे भी इनवाइट किया गया। फर्ज करो कि मैं भी उस मीटिंग का हिस्सा हूँ। तो गवर्नर पंजाब ने हाथ मिलाया, मियाँ आमिर सर है, आमिर साहब क्या हाल है, वेरी गुड। मैं गवर्नर पंजाब को नहीं जानता, गवर्नर पंजाब मुझे नहीं जानता। मियाँ आमिर किस तरह मुझे जानता था, उसने मेरा इंट्रोड्यूस करवाया, ये जी डॉक्टर आफ्ताब नासिर साहब हैं और ये एफसी में पढ़ाते हैं। तो गवर्नर साहब फौरन ये लफ्ज डॉक्टर सुन के, अरे वेरी गुड वेरी गुड, क्या हाल है जी आपका, कहाँ से आपने पीएचडी की? वो लिखेगा कि ये जो गवर्नर के अंदर सेंस थी कि मॉनेटरी टर्म्स में, इकोनॉमिक टर्म्स में मैं कहीं करीब भी नहीं आ रहा मियाँ आमिर के, बट इवन देन दैट एबिलिटी दैट ग्रांट्स मी और दैट प्रोवाइड्स मी विद सर्टेन सेंस ऑफ रिस्पेक्ट, ये डायमेंशन ह्यूमन बीइंग की जो थी, इसको मार्क्स भूल गया और इसको कहते हैं कल्चरल कैपिटल है। तो मेरे पास इकोनॉमिक कैपिटल मियाँ आमिर साहब से कम है, लेकिन मेरे पास कल्चरल कैपिटल मियाँ आमिर साहब से बहुत ज्यादा। कैसे कि मेरे पास वो डिग्री है, इस कल्चर ने, जो एकेडमिक कल्चर है, उसने खास तरह से बेस्टो किया मुझ पर, और वो यूनिवर्सली एक बड़ी एजाज की बात समझी जाती है। बॉडी इसको बड़ा हाईली क्रिटिसाइज करता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ उसकी डिटेल नहीं जाता, लेकिन आपको सरे दस्त बताने के लिए जरूरी था कि ये कल्चरल कैपिटल है। फिर आता है सोशल कैपिटल। अब एक और साहब को इसमें ऐड कर लो, तीसरे साहब हैं जो पाक पतन में जो बाबा गुलाम फरीद हैं उनके दरबार के गद्दी नशीन है, फर्ज करें, ठीक है। अब तीसरा साहब वो है जिसको हमने इंट्रोड्यूस करवाया है क्वेश्चन में। अब
जैसे ही पता लगा ये गद्दी नशीन है, अब जो गवर्नर साहब थे, फजा हम दोनों से इंट्रोडक्शन हो गया, हम लाइन में खड़े हैं लोग, जैसे ही वो गद्दी नशीन थे जो बाबा गुलाम फरीद के दरबार के, तो जैसे उनसे इंट्रोड्यूस करवाया गया तो गवर्नर साहब ने एक हाथ से दोनों हाथों से उनसे हाथ मिला और बड़ी मुअद्दबाना अंदाज में उनसे सलाम किया। अब कहेगा देखो, बॉडी फिर आ जाएगा, खड़ा हो जाएगा हमारे जमाने, कहेगा देखो ये तीसरी लेयर ऐड होगी। वो गद्दी नशीन शायद अपनी पैसों में बिल्कुल हम तीनों से नीचे है और डिग्री में वो मुझसे भी नीचे है, लेकिन वहां पर मैं नीचे पड़ जाऊंगा, उसका एक कैपिटल मुझसे बढ़ जाएगा। वो कह रहा है कि दर्जा मुझसे बढ़ जाएगा, कह रहा है कि वो जो कैपिटल वो लेके आ रहा है वो सोशल कैपिटल है, द काइंड ऑफ लिंक्स, द काइंड ऑफ respect that society has bestowed him for being a very important part of the society, जिसका ताल्लुक ना उसकी दौलत से है, जिसका ताल्लुक ना उसकी एजुकेशन से। तो ये तीन कैपिटल समझ आ गई। सोशल कैपिटल और अपने में पूरी दुनिया है। अब क्या करूं यार, इसमें मुश्किल है इस रीडिंग में उसको सब कुछ समझाना, लेकिन बेसिकली एंटाइजर एज आई सेड इट्स एन एपेटाइजर जस्ट टू गिव यू गाइस अ फ्लेवर की चीजें कैसे कैसे समझी जाती रही। अब बॉडी जगह कि ये जो था ना, आखिरी दो जो काम हुए, जो मेरे केस में भी हुआ, जो उन दरबार के गद्दी नशीन साहब के केस में भी हुआ, कि ये फॉर्म्स ऑफ कैपिटल असल में नहीं एग्जिस्ट करते, या सिंबॉलिक हैं। मनी को आप देख लो, वो एग्जिस्ट कर सकती है, लेकिन इसके अलावा जो एग्जिस्ट करेगा, मतलब मनी भी नहीं एग्जिस्ट करती, वो भी एक सिंबल है इन द एंड। तो खैर बॉडी कहता है कि एक और फॉर्म ऑफ कैपिटल जिसको हम सिंबॉलिक कैपिटल कह रहे हैं, जिसका ताल्लुक लैंग्वेज से बहुत गहरा है, लिंग्विस्टिकली जो शायर हजरात जिस तरह वो जुबान की तह में घुसते हैं या उसको समझ सकते हैं, दे पोजेस दैट कैपिटल। अब किससे कहें और कौन सुने जो हाल तुम्हारे बाद हुआ, इन झील सी गहरी आंखों में एक ख्वाब बहुत बर्बाद हुआ। इस शहर में कितने चेहरे थे सब भूल गए, कुछ याद नहीं। वो शख्स किताबों जैसा था, वो शख्स जुबानी याद हुआ। जिस दिमाग ने ये चार फिक्रे क्रिएट किए, वो हो सकता है कि इलिटरेट हो सकता है कि दुनिया का पेनीलेस आदमी हो, वो हो सकता है कि खामोश तरीन बंदा हो, बट जैसे ही कोई शायरी का ज़ौक़ रखने वाला ये चार फिक्रे सुनेगा, उसके दिल में फौरन एक खास सेंस ऑफ रिस्पेक्ट बनेगी। बुड्ढी कहते हैं ये है सिंबॉलिक कैपिटल, ऐसी चीज जिसका ताल्लुक शायद पहले वाली किसी चीज से है भी या शायद हो सकता है किसी चीज से ना। अब यहाँ पर मतलब फर्ज करो मैंने बहुत जल्दी चलते चलते, किताब में थोड़ा कम है आर्टिकल में, लेकिन मैंने चलते चलते इन चार चीजों को समझाने की कोशिश की। अब देखो ये हैं वो टूल्स, ये हैं वो अशिया, ये हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रेड्स, प्रॉपर्टीज, ट्रांजैक्शनल वैल्यू एडेड थिंग्स, जिसकी बेस पे हम सोसाइटी में घूमते फिरते हैं। हम ये चीजें, ये ओढ़ने बिछोड़े लेकर मार्केट में आते हैं और कहीं कभी अपनी इकोनॉमिक कैपिटल से एक्सचेंज को मुमकिन बनाते हैं, कहीं अपनी कल्चरल कैपिटल की एक्सचेंज से, कहीं सोशल, कहीं सिंबॉलिक, और देन फिर इनमें भी चेंजेस होती रहती है। देखो कल्चरल कैपिटल का को एक्वायर करना खुद अपने आप एक मुश्किल बात होती है अगर पैसे ना होते, है ना। आप में से अक्सर लोग एफसी में पढ़ते हैं, कुछ खुश भी होंगे इस बात पर वो एफसी में पढ़ते हैं। तो वो जाहिर है दे कुड अटेन और दे कुड आस्क फॉर दिस कल्चर कैपिटल ओनली बिकॉज दे हैड द इकोनॉमिक कैपिटल और देयर पेरेंट्स हैड द इकोनॉमिक कैपिटल। तो इनकी आपस में इंटरचेंजेबिलिटी भी बड़ा मसला है। लेकिन बेसिक आइडिया समझ गए ना कि सोशल स्पेस में जहाँ पर ये सारे वाकयात हो रहे हैं, हम इंसान जिंदा हैं जिसमें, अब क्लास के आइडिया को देखो बिल्कुल ही और स्किन देगी। उस सोशल स्पेस में हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उसका एक एंड गोल है, और उस एक्टिविटी के अंदर जो चीजें एक्सचेंज हो रही हैं वो ये फॉर्म्स हैं, फॉर्म्स ऑफ कैपिटल हैं, जिसके थ्रू ये एक्सचेंजेस पॉसिबल हो रही हैं। हम इंसानों से बात कर पा रहे हैं, मिल पा रहे हैं। अब यहाँ से बोलवी अपनी बात उठाएगा कि ये क्या है क्लास जिसको हमने शुरू में करने की कोशिश की थी। So yeah, I like this quote when he was talking about classes. So he says, ironically, the more accurate the theoretical construction of the theoretical classes, the greater the chances that they will be seen as real groups. अब वो कहते हैं कि यहाँ पर अब आते हैं, मेरी बात तुमने सुन ली है, मैं किस तरह इन चीजों को देखा। अब मैं तुम लोग से वापस सवाल पूछता हूँ कि वो जो क्लासेस तुम मुझे शुरू में बता रहे थे, हजरत मार्क्स या एबीसी, वो थ्योरेटिकली तो एग्जिस्ट कर रही थी एज एब्स्ट्रैक्ट कैटेगरीज ऑफ डिफरेंशिएशन,
लेकिन जैसे ही मैं देखता हूँ कि आम लोगों की जिंदगी में क्या एग्जिस्ट करता है, वहां पर मुझे कुछ उस तरह की चीज नजर नहीं आती। इसको मैं अपनी इंट्रो की क्लास में खास तरह समझाता हूँ, वो बड़ा छोटा हो जाएगा यहाँ पर बात करते करते, लेकिन समझने के लिए फिर भी वो अच्छा टूल है। वो ठप्पा जो था ना, पीके मूवी में, वो जाता है हॉस्पिटल में, वो उसने टॉर्च पकड़ी होती है और बच्चे को उल्टा लटका होता है और ऐसे ऐसे करके देख रहा होता है, डॉक्टर ऊपर से आ जाता है, सामने से बट द हेल, ये क्या कर रहे हो? कहते ठप्पा कहाँ लगा है? कहते कौन सा ठप्पा? ये मुसलमान है, ये हिंदू, ये ठप्पा कहाँ लगे? कहने का मतलब ये कि वो स्टोरी का मकसद क्या था कि ये दोनों ठप्पे हमारी इस बॉडी पे नहीं लगे हुए ना, बट एट द सेम टाइम ये बॉडी अपनी हर 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 मूव में उसी से डिफाइन हो रही होती है, उन ठप्पों से, और उन्हीं ठप्पों की वजह से हमें एसोसिएट किया जाता है। यानी थ्योरेटिकल कैटेगरीज जो हमारी फिजिकल एग्जिस्टेंस पर अपनी हाकमियत साबित करती हैं, ये पूरी सोशल लाइफ का हिस्सा है। यानी सोसाइटी एट द एंड असल में उन सिंबल्स के एक्सचेंज का नाम है, जो सिंबल्स का एक खास तरह की वो है इजारादारी ओवर द फिजिकल वर्ल्ड। बोर्डियो इस चीज को पकड़ने, समझने, तोड़ने और समझाने की कोशिश कर रहा था कि जो फिजिकल बॉडी है, जो फिजिकल सेल्फ है, जो एक्चुअल ह्यूमन बीइंग है, सोशल एजेंट्स हैं, उनकी एग्जिस्टेंस के अंदर भी कुछ चीज पोशीदा है या नहीं, या वो सिंपली उसके गिवन जो जिस तरह लोगों को डिफाइन करते जाओगे, वो बस बंदे वैसे बन जाएंगे। तो इसका ये ख्याल है कि ये जो थियोरेटिकल हमने कंसेप्ट्स बनाए, समथिंग लाइक क्लास, उनका असल एग्जिस्टेंस ऑफ पीपल जो है, यानी जो रियल ग्रुप्स हैं, उसके साथ ताल्लुक थोड़ा कम है। जितना हम ज्यादा जाते हैं आगे, जितना लोग एसोसिएट करने की कोशिश करते हैं, उतना हमें समझ आती है कि इन रियल थिंग्स आर डिफरेंट, या दे डू नॉट मैच द थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशन जिसके साथ उन्हें एसोसिएट किया जा रहा है। अरे यार, सो अब आते हैं खैर ऐसा करता हूँ यार, मैं गुजर जाता हूँ डिबेट्स में से। जो लोग इंटरेस्टेड होंगे मुझसे पूछिएगा, ये इस चैप्टर में बहुत कुछ अच्छा होगा जो कई लोगों के लिए रेलिवेंट होगा। तो इसलिए ये डिस्पोजिशंस की जो थ्योरी है, मैं बता तो रहा हूँ, लेकिन सबके लिए समझना लाजमी नहीं है। सिर्फ वो लोग जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं इन डिबेट्स में, वो बाद में मुझसे रब्ता करें या ना भी करें तो खैर है, अपने तौर पे याद रखें। लेकिन मैं चलते चलते बता देता हूँ, क्योंकि ये लफ्ज़ मुझे पता है तंग किया हुआ है इसने काफ़ी। So disposition and class, again वो ये कह रहा है कि to be more precise, the agents who occupy bordering होना चाहिए, bordering positions in the spaces are placed in similar conditions, therefore subject to similar conditioning factors, consequently have every chance of having similar dispositions and interests, thus of producing practices and representations. अब बॉडी इज बॉइलिंग डाउन हिज अप्रोच। देखो, एक वो हाई हॉर्स पे बैठा है जहाँ पे उसने सोशल स्पेस सिखाई है, जहाँ पे उसने वो एक्टिविटी होती दिखाई है जिसमें फॉर्म ऑफ कैपिटल्स जो एक्सचेंज हो रही हैं, वो सब कुछ हो रहा है। वो भी कहते हैं इस सारी एक्टिविटी में हो ये रहा है कि हम ये सारी की सारी चीजें सीख रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ डिस्पोजिशंस, यानी हमारी जो टेस्ट हैं ऑफ लाइकिंग, डिसलाइकिंग, डूइंग समथिंग, नॉट डूइंग अनदर थिंग, ये बात कि मैंने जब अपने बड़े आने तो उनके सामने कैसे बात करनी है, और जैसे मैंने दोस्तों में जाके बैठ जाना कैसे बात करनी है, ये जो मेरे अंदर सेंस ऑफ नेगोशिएशन है, ये जैसे ही मैं देखता जाता हूँ, ये जो मैं सीख रहा हूँ, यानी ये मेरी डिस्पोजिशंस बन गई हैं, ये मैंने सीखी हैं फ्रॉम दोज सोशियो हिस्टोरिक कल्चरल प्रैक्टिसेस जो मेरे से पहले हो रही थी। वो भी कह रहे हैं ये जो मेरी सेंस है, असल में ये है जो लोगों को करीब लाती है, दूर करती है। The dispositions is a set of those characteristics that I learn from the people around me, and the distances that it, so it makes me help associate at the same time dissociate from others, है ना? तो बोडी कहते हैं क्लास का लफ्ज मुझे कहो तो मुझे समझ नहीं आएगी, लेकिन जैसे तुम कहोगे कि ये जो इंटरेक्शन हो रहा है लोगों के दरमियान, ये उनकी लाइकिंग, डिसलाइकिंग, कलेक्टिव, नॉन कलेक्टिव, कलेक्टिव, इंडिविजुअल आइडेंटिटी को फॉर्म कर रहा है। अब बात समझा, अब तुम आदमी जो कर रहे हैं उसकी मिसाल दे रहे। पहले जो तुम बातें कर रहे थे वो तुम यहाँ बैठ के बात कर रहे थे, सोशल क्लास है, इसके ये है, उसका वो है। अब तुम यहाँ से आदमी की आपस में होने वाली बातों से एक बात निकाल के समझा रहे हो। You get कि बॉडी कहाँ से आ रहा है इन दिस ना। So dispositions is those activities that we learn, that we do, that we evaluate, that we, ये वो गेम है, वो मेंटल गेम है जो हम प्ले करते हैं विद ईच अदर इन सर्टेन, और ये वो हम सारी उम्र करते रहते हैं। सॉरी यार, आई एम गेटिंग टू कॉम्प्लिकेटेड।
ये जो भाई पूरी थ्योरी है इसका नाम है थ्योरी ऑफ हाबिटुअस। हैबिटस भी पढ़ते हैं, हाबिटुअस भी पढ़ते हैं इसको। हाबिटुअस बोर्डियू की लिंचपिन है, बोर्डियू की सबसे मेन कंट्रीब्यूशन है। ये है वो ब्रिज, वो मैं आपको डाइकोटमी दिखा रहा था ना, ये ऑब्जेक्टिविटी है, ये सब्जेक्टिविटी है, उनके दरमियान एक अनसरमाउंटेबल किस्म का डिस्टेंस था इन ट्रेडिशनल सेंस। इसमें पुल का काम किया बोर्डियू ने, और ये जो पुल बना इनके दरमियान, इस पुल के ऊपर लिखा हुआ है हैबिटस, है ना। इस पुल का नाम है हैबिटस। यार ये एच कैसे बनेगा, ये छोटी हैं, इफ आई कुड मेक एन एच। तो ये सब्जेक्टिविटी ऑब्जेक्टिविटी, ये जो दो चीजें जोड़ी हैं ये ट्रायंगल मुकम्मल करने के लिए, ये जो लेयर है इसको हम एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि ये है हैबिटस, ये हैबिटस है, ठीक है। दैट मेक्स वुड यू डिफाइन इट। अच्छा जी, बोलियो ये कह रहा है कि जो ये हैबिटस है वो गाइडिंग प्रिंसिपल होता है। ये एक अब ये बातें मैं अपनी मेमोरी से कर रहा हूँ, किताब में नहीं मिलेंगी, लेकिन चलो अगर आज शुरू कर दिया तो सुनो। देखो हैबिटस इज दैट डिस्पोजिशंस हैं, ये वो जो that are given to us, they structure us, they condition us into behaving in a certain way. Again बॉडी बार बार कहेगा कि मुझसे थ्योरी की बात कम करो, असल बात करो। यानी habitus is that place जो हमें खास तरह से खास जगहों पे इंटरेक्ट करने पर मजबूर करती है। और इस जो, और इसको कहते हैं दिस इज अ पोजिशनिंग, ये वो पोजिशनिंग है जो हमारी है, यानी वो पोजिशन आवरसेल्व्स इन सर्टेन सिचुएशंस इन अ सर्टेन वे। और वो जो प्रिंसिपल है दैट गाइड्स अस कि ये इस जगह ऐसे बिहेव करना है, वो हैबिटस ऑफ द प्लेस है जो हम पे इम्पोज भी है, यानी इट स्ट्रक्चर्स अस बट एट द सेम टाइम वी आर स्ट्रक्चरिंग इट एज वेल। मैं इसकी बहुत सिंपल मिसाल दे देता हूँ, ये कोट मुश्किल है, पढ़ लें, अगर मुश्किल लगा तो बताइएगा, मुश्किल है लेकिन मैं आपको सिंपल मिसाल। अब जब हम यूनिवर्सिटी में थे, जब हम तब तक हमारी क्लासेस हो रही थी, तो मैं कभी कभी दरमियान में आपसे जोक भी करता था, और यूज्ड टू टॉक अराउंड लाइक इन अ नॉन फॉर्मल वे, बट एट द सेम टाइम उस नॉन फॉर्मेलिटी की भी एक अपर कैप थी। और फर्ज करो किसी दिन मैंने आके क्लास में पूछा कि हाँ भाई बच्चों सुनाओ, आज दिल नहीं कर रहा यार पढ़ाने को। अब मैं ये लफ्ज कहता हूँ और आपने देखा है, मैं कहता हूँ कि यार देखो यार बात ऐसे, अभी भी मैं बात करते करते कई दफा कह दूंगा यार ऐसा है कि ये ऐसे है या वैसे है, फर्ज करो। अब फर्ज करें कि उसी क्लास में एक दिन बाबर हमारे दोस्त जो हैं, आप ही के स्टूडेंट, आप ही के क्लास इंचार्ज भी हैं वो शायद लड़कों के। अब बाबर साहब बैठे हैं ऐसे करके ना, और वो अपनी टांग अपने ऊपर यूं रखी हुई है, टांग के ऊपर, और ऐसे करके बैठा हुआ है, वो कहता है हाँ यार आफ्ताब क्या बात की है, आज मेरा भी दिल नहीं कर रहा था पढ़ने को। तो पूरी क्लास एक दफा बाबर को देखेगी, और बाबर को मैं भी यूं करके देखूंगा, और क्लास में एक सेंस ऑफ अर्जेंसी, एक हवा ऐसी क्रिएट हो जाएगी जिससे सब परेशान हो जाएंगे, ये क्या किया इसने। सो देखो रूल ऑफ द गेम क्या था कि इवन इफ वी वर टॉकिंग इनफॉर्मल, उस इनफॉर्मेलिटी में भी एक अपर कैप थी। मैं यार का लफ्ज इस्तेमाल कर सकता हूँ आप लोगों के लिए, बट आप लोग वापस मेरे लिए नहीं कर सकते। बोर्ड यू कहेगा ये जो पूरी इक्वेशन है जिसने हमें इन बातों को समझाया हुआ है, ये कहीं लिखा नहीं हुआ, ये रूल ऑफ द गेम मैं सीखता हूँ, ये है हाबिटस दैट मेक्स मी लर्न दैट प्रिंसिपल, यानी मेक्स बाबर लर्न दैट प्रिंसिपल। कि अच्छा बाबर फर्ज करो अपने साथ कोई दोस्त बैठा है, उसे तो कह सकते यार आज बहुत दिल उदास है, नहीं दिल कर रहा पढ़ने की, पता नहीं क्या कहाँ से ले आया है हाबिटस एंड ऑल दिस एंड ऑल दैट। पर बाबर एग्जैक्टली वही बात, इवन इफ मैं आपको 26 दफा इंकरेज करूं कि मुझे बताएं अभी आपका अगर, तो अब बाबर मुझे ये नहीं कह सकते यार आफ्ताब आज बस कर दो भाई, आज बिल्कुल दिल नहीं कर रहा पढ़ने। तो ठीक है, ये जो सेंस ऑफ डूज एंड डोंट्स है, ये जो ये इट्स बेस्ड ऑन दोस डिस्पोजिशंस दैट वी हैव। और क्लासरूम के एक अपने खास, जिसको आप अपनी जुबान में कहते हैं ना एथिक्स हैं या मेकिंग है, बोली है कि तुम्हारी अपने वर्ड्स की सिलेक्शन भी कंडीशन है विद व्हाट कैन और कैन नॉट बी सेड। अब इसको ही उलट दे, बाबर साहब एग्जैक्ट उसी पोस्ट में बैठे, मुझे ये तो कह सकते हैं बात बहुत अच्छी की जी आपने, बस क्या करें, दिल तो हमारा भी नहीं कर रहा था, लेकिन पता था कि आप फिर भी पढ़ाना शुरू कर देंगे। तो लाइटर टोन में लोग पीपल जोक अराउंड, और यही बाबर शायद इसलिए भी याद आ गया कि मुझसे काफी बेतकल्लुफ बातें भी करते हैं आपके आपके कुलीग।
पॉइंट बीइंग कि बॉडी कहेगा कि ये जो चीज जो हमें इस पर उकसा रही है कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, वो हाबिटस प्रिंसिपल है जिसकी बेस पर ये सारे का सारा एक्शन हमारे रोजमर्रा इस पर डिपेंड कर। सही है। लॉजिक ऑफ प्रैक्टिस यार, एनीवेज देखो बॉडी की पूरी थ्योरी का नाम है प्रैक्टिस थ्योरी। प्रैक्टिस थ्योरी जैसे मैंने शुरू में बताना शुरू किया कि प्रैक्टिस थ्योरी इस वक्त दुनिया की चंद बड़ी थ्योरीज में मानी जा रही है, इस पे काम जारी है। बॉडी ने हमें 3 चीजें अभी तक दिखाई हैं कि प्रैक्टिस से मुराद है मेरा कोई भी एक्शन, ठीक है। ये प्रैक्टिस यानी माई एक्शन, माई आपने नोट किया होगा अक्सर मैं ये करता हूँ कि आपने अभी तक 3-4 मीटिंग में तो मैंने जरूर कोई ना कोई चाय का कप पकड़ा होता है, या क्लास में भी मैं लेके आता था। So my practice is while I'm teaching, at the same time I'm having a sip of a tea or coffee. तो ये मेरी प्रैक्टिस है। बुद्ध कहता है मेरी ये प्रैक्टिस जो है ये खास एक सोशल स्पेस में जन्म लेती है। मेरा व्यू ऑफ मी एंड व्यू ऑफ टीचिंग दोनों में ये चीज एम्बेडेड है। तो मुझे अच्छा लगता है व्हेन आई एम टीचिंग, तो मे बी आई वांट टू साउंड डिफरेंट, आई वांट टू लुक डिफरेंट, है ना, आई वांट टू बी दैट कूल गाय। तो इसलिए मैं ये कप पकड़ कर अभी भी और वैसे भी करता रहता हूँ। फर्ज करो अब इस प्रैक्टिस को बुद्ध कहता है कि करते हम ये हैं कि वो अब मेरा अपना एक हैबिटस है जिसमें मैं जिंदा हूँ। बीइंग अ टीचर मेरा एक हैबिटस है जिसमें मुझे अच्छा लगता है कि जब आई बिहेव डिफरेंट फ्रॉम अ नॉर्मल टीचर सॉर्ट ऑफ। सही है। बुद्ध कह रहा है ये भी एक हैबिटस है, मेरे में कोई ऐसी बात नहीं है। असल में ये मैं लर्न करता हूँ कि हर किसी को अच्छा लगता है कि वो है डिफरेंट। वो जो लॉजिक ऑफ प्रैक्टिस है that is being guided through those habituses that depends on my forms of capital that I have to exchange in that social space, जिसको वो फील्ड भी कहता है लेकिन उसकी डिटेल में नहीं जाता। अब इस सबका एक सिंपल मकसद है कि ये होमोजेनाइज कर दे। यानी प्रैक्टिस में सबसे जरूरी बात ये है कि हम सब इतना डिफरेंटली प्रैक्टिस नहीं कर सकते या इतना डिफरेंटली बिहेव नहीं कर सकते। बिहेव कर लो, प्रैक्टिस को बिहेवियर कर लो अपनी आसानी के लिए। तो हम बिहेवियर्स में डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन अगर इतने डिफरेंट बिहेवियर हो जाएंगे तो हमारे दरमियान कोई लिंक नहीं रह जाएगा। बॉडी ये कहता है कि देन व्हाट इट डज, दिस प्रैक्टिसेस हैव टू बी होमोजेनाइज्ड, यानी उनमें कोई ना कोई सेंस ऑफ सिमिलरिटी रहनी चाहिए, ठीक है, रिजेम्बलेंस रहनी चाहिए। So in that terms, Bodhi says that in simpler terms, theoretically assembled agents who being subject to tend to resemble one another and as a result are inclined practically to come together as a practice group reinforce their point of resemblance। बहुत सिंपल बात है कि होमोजेनाइज करने का मतलब ये है कि असल में हो ये रहा है कि जो अब क्लास फिर वापस आ रही है ना एज अ कैटेगरी। आज मतलब हम बोध की थ्योरी तक गए, हम आहिस्ता आहिस्ता विल ट्रेस आवर स्टेप्स बैक की क्लास को कैसे। तो कहता है कि असल में वो जो पूरी सेंस ऑफ सोशल एक्सचेंज है उसमें ये डायमेंशन शामिल है कि वो एक होमोजेनाइजिंग एक्टिविटी है। और होमोजेनाइजिंग एक्टिविटी क्यों जरूरी है? ताकि वो सेंस ऑफ रिजेम्बलेंस क्रिएट कर सके। अब ये सेंस ऑफ रिजेम्बलेंस एक आइडियल स्टेट में भी होगी और लेकिन उससे ज्यादा एक्चुअल स्टेट में होगी। एक्चुअली मैं किसी से कितने उन एक्शंस में, उन प्रैक्टिसेस में, उन बिहेवियर्स में कितना मैच करता हूँ सॉर्ट ऑफ, ठीक है। इसलिए बॉडी कहता है व्हाट यूनाइट्स ग्रुप इज नॉट कि वो इंटेलेक्चुअली कितने एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं, नो, व्हाट यूनाइट्स देम इज द लॉजिक ऑफ प्रैक्टिस, यानी उनकी प्रैक्टिसेस एक दूसरे से कितनी मिलती जुलती हैं, ठीक है। एक मजदूर का दोस्त मजदूर इसलिए नहीं है कि दोनों के पास पैसे नहीं है, बल्कि इसलिए भी है कि दोनों एक दूसरे के काम की नेचर को जानते हैं। वो उसको बात को बगैर के समझ जाता है, वो उसकी बात को बगैर के समझ जाता है, क्योंकि दोनों के वो जो इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट है जिसमें वो प्रैक्टिसेस जन्म ले रही हैं, वो लॉजिक उनको गाइड करती है, डिक्टेट करती है, एंड दे आर एबल टू अंडरस्टैंड ईच अदर, ठीक है। तो बेसिकली वो जो, और ये कैसे हुआ? क्योंकि हैबिटस ने एक होमोजेनाइजिंग प्रिंसिपल कायम कर दिया उन दोनों के दरमियान। दोनों कोर्स पढ़ लेना भाई। अब मुझे लग रहा है आई एम रियली गेटिंग आउट ऑफ, अब मैं ज्यादा तुम लोगों को बोर भी कर रहा हूँ, शायद ये बातें बहुत ज्यादा आउट वे जा रही है, इसलिए मैं कंक्लूड करने की तरफ आता हूँ। जिसने वैसे मुझसे सवाल पूछने हुए यूर मोर देन वेलकम, ये सवाल मुझसे पूछेंगे क्या था, तो ये स्लाइड आप खुद देख लेना। अब मैं जल्दी से वापस आने की कोशिश करता हूँ कि असल में क्या हो रहा है। सो या द मूवमेंट फ्रॉम प्रोबेबिलिटी टू रियलिटी, फ्रॉम द थ्योरेटिकल क्लासेस टू प्रैक्टिकल क्लासेस। सो वो जो सवाल शुरू में बोर्ड में उठाया था कि डू क्लासेस एग्जिस्ट,
आर दे रियल? बोर्डियू कहता है कि एक चीज है द प्रोबेबिलिटी ऑफ existence of a class and then the possibility of existence of a class. The probability of similarity of tastes, behaviors or practices, and the possibility of resemblance of tastes या practices या behaviors. बोर्डियू कहता है कि असल में बात यह है कि जो ज्यादती की मार्क्स ने, अब अगेन ये मार्क्स को दिखेगा कि उसने हमें प्रोबेबिलिटी तो दिखाई, यानी इन प्रोबेबिलिटी ऐसा होगा कि तमाम वर्कर्स इकट्ठे हो जाएंगे, सब एक क्लास बनाते हैं, प्रोलेटेरिएट एक क्लास है, क्योंकि उसको ये लग रहा था कि सब एक जैसा सोचते होंगे। वो कहता है ना, असल में ये है कि इवन इफ आई बिलोंग टू दैट सैलरी ब्रैकेट ब्ला ब्ला ब्ला, मेरे टेस्ट में फर्क हो सकता है, मेरी प्रीडिस्पोज्ड प्रैक्टिस में फर्क हो सकता है। इसलिए ये जरूरी है, एक सोशल साइंटिस्ट के लिए ये कह रहे हैं कि उसकी जो प्रोबेबिलिटी है ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ दोज सिमिलर टेस्ट, उसका पॉसिबिलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ सिमिलर टेस्ट से कितना गहरा ताल्लुक है। वो मुझे ये समझा रहा है जो सोशियोलॉजी पढ़ाने वाला है कि भाई अपने दिमाग की दुनिया में गाइड ना कर, वो कई बात है कि गेट डाउन फ्रॉम योर हाई हॉर्स एंड लुक के लोग आपस में बात किस तरह कर रहे हैं, वहां से तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिलेंगे। तुम वहां से खड़े होकर अपने आईवी टावर से, क्या कहते हैं यार, एवरी टावर खड़े होकर तुम सोशल रियलिटी को नहीं समझ सकते। आपको उतरना पड़ेगा, उन प्रैक्टिसेस को, आम आदमी के एक्शन को देखना पड़ेगा, फिर अपनी थ्योरी को रिवाइज करना पड़ेगा। ये है इसकी क्लास नाम की चीज की सबसे बड़ी क्रिटिक, समझ गए ना? So again, class is a symbolic construct for pursuing both individual and collective interests. ठीक है, ये बात अब तक समझ आ गई होगी कि बोर्डियू के नजदीक ये असल में एग्जिस्ट नहीं कर रही थी इन इट्स मोस्ट एक्चुअलाइज्ड फॉर्म। ये कहता है कि एक सिंबॉलिक कंस्ट्रक्ट था जिसका मकसद है लोगों के अपने इंडिविजुअल और कलेक्टिव इंटरेस्ट को भी पूरा करने का। एंड सोशल क्लास इज सिंबॉलिक एंड नेवर कैचेस अप टू द एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्टिव रियलिटी ऑफ द थ्योरेटिकल अप्रोच। ठीक है, तो ये अगेन मैंने बात थोड़ी देर पहले कर दी है कि इसके ख्याल में ये जो ऑब्जेक्टिविस्ट डायमेंशन है ना, यानी थ्योरेटिकल अप्रोच की जो डायमेंशन है कि ये एग्जिस्ट करती है और ये है वो है, करेक्ट नहीं, ये उस तरह से एग्जिस्ट नहीं करती जिस तरह से हमें बताया समझाया जा चुका है, बल्कि इट एग्जिस्ट ओनली इन अ सिंबॉलिक फॉर्म टू व्हिच वी कैन वी डू एंड समटाइम्स वी डोंट रिलेट। ठीक है, वो जो जरूरी बात है ये है कि इवन इफ ये सबके सब लोगों को तुम कह रहे हो ये मिडिल क्लास है, नो, देयर इज नो सच थिंग एज कॉल्ड मिडिल क्लास, क्योंकि जो चीज एग्जिस्ट करेगी वो सिर्फ होमोजेनाइजिंग टेंडेंसीज होंगी, उनकी कुछ आदात होंगी जो एक दूसरे से मिलती होंगी, येट दे वुड बी हाईली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो वो जो प्लूरैलिटी ऑफ विजन है दैट गाइड्स द विजन, बोर्डियू की जो थ्योरी ऑफ क्लास है उसमें सबसे जरूरी बात ये है कि हमारे एक्शंस हैं जो एक दूसरे से बहुत हद तक फर्क हैं, और जो हमारी उस सेंस ऑफ डिवीजन को, जिसको क्लास वालों ने पकड़ के कहा था कि इसकी बेस पे हम निकाल देंगे तुम लोगों को, मैं एट द सेम टाइम मैं तुम्हें बहुत एक्सट्रीम मिसाल देता हूँ, दैट्स ड्रिवन बाय द लॉजिक ऑफ प्रैक्टिस एंड द प्रैक्टिस ऑफ लॉजिक एट द सेम टाइम। ये यार अब सॉरी, मैं भी जब बोर्डियू को पढ़ रहा था तो बोर्डियू के बहाव में मैं भी मुश्किल बातें लिखने लग गया, लेकिन चलो मैं समझाने के लिए आज तक कर देता हूँ स्पीड अपनी। अब एक आध स्लाइड रहेगी, ज्यादा बोर नहीं करूंगा। देखो, मैं एक सोशल इंडिकेटर लेता हूँ जिसका नाम है रिलीजन। मैं एक खास रिलीजियस सेक्ट में पैदा हुआ, उसको सेक्ट ए कह लो। वक्त के साथ साथ मैं तो मेरे पहले दोस्त उसी सेक्ट से बने, ये सब की स्टोरी होगी, ये मैं कोई डिफरेंट नहीं हूँ, इसलिए मैं इसको जनरलाइज करते जा रहा हूँ। शुरू के दोस्त मेरे उस क्लास के थे सॉरी उस सेक्ट के थे। बुढ़ी गई, ये मेरी पहली वो जो यूनिट ऑफ रिजेम्बलेंस है, ये वो है इन मेरा सेक्ट। जैसे ही बाद में आया, दुनिया में देखी, तो पता लगा कि बाकी सेक्ट्स भी जो मेरे लिए एक अदर था, जो एक दूसरी क्लास थी, कह लो कि वो दूसरे लोग नहीं है, मेरे जैसे ही लोग हैं। अब मैंने उनसे भी उतना बैठना शुरू कर दिया। मेरे कॉलेज के दोस्तों में मुझे याद है कि 6 से 8 दोस्त यूनिवर्सिटी में, 6 से 8 टोटल लोग हैं, और मुझसे 2 दोस्त मुझसे गरीब थे, 4 दोस्त मुझसे बहुत अमीर थे, 1-2 दोस्त मुझसे मेरे लेवल, फर्ज करें, ये सारी एक्सप्रेशन समझते जाना। लेकिन हम सब बड़े अच्छे दोस्त थे, एक दूसरे का खूब तवा लगाते थे, ये वो बातें शातें, मतलब कमाल है ना। अब बॉडी कहता है कि यहाँ पर क्लास वाले फेल हो गए कि मेरी दोस्ती अगर क्लास की डायमेंशन में मानी तो सारे मिडिल क्लास के लोगों के साथ होनी चाहिए थी। फर्ज करो मैं मिडिल क्लास हूँ, तो ये क्या हुआ कि मैं नीचे वाले लोगों में दोस्तियां पाल रहा हूँ, ऊपर वाले लोगों में भी दोस्तियां पाल रहा हूँ। ये फ्लूइडिटी देखो, ठीक है।
ये समझ आ गई। फिर यानी रिलीजन हो गया, फ्रेंडशिप डायमेंशन हो गए। मैं जर्मनी गया और वहां जाकर आई फेल इन लव विद अ गर्ल, और वो बंदी थी स्लोवेनिया की, है ना, स्लोवेनियन है। और अब उसके साथ ना मेरी लैंग्वेज मिलती है, लिंग्विस्टिकली कैपिटल गॉन, ना हम एक सोशल इकोनॉमिक क्लास से बिलोंग करते हैं, क्योंकि वहाँ की डायनामिक और है, मेरी यहाँ की डायनामिक और है। वो एक सिंगल पेरेंट की, सिंगल मदर की बेटी है, मैं जॉइंट फैमिली का बच्चा हूँ। रिलीजन कौन, लेकिन बोर्डियो कहेगा फिर भी देयर आर सम थिंग्स दैट कंबाइन अस, जिसकी वजह से हम एक रिलेशनशिप में चले। बोर्डियो कहेगा क्लास वालों को दसो जरा खून बताओ, ये क्या चीज थी दैट मेड हिम रियलाइज नहीं यार ये अच्छी बंदी है, इसके साथ रिलेशनशिप में जा सकते। इसको बोर्डियो कहता है प्लुरैलिटी ऑफ विजन दैट गाइड्स द विजन दैट इज गिवन बाय द लॉजिक ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, यानी जिस तरह से वो उसके बिहेवियर्स हैं या मेरे बिहेवियर्स हैं, हम दोनों के बिहेवियर्स में कोई एफिनिटी नजर आती, एंड वी वेंट इनटू अ रिलेशनशिप इवन इफ देयर वाज प्लेथोरा और अ सी ऑफ डिफरेंस बिटवीन अस एंड द प्रैक्टिस ऑफ लॉजिक एट द सेम टाइम। छोड़ो, तो पॉइंट समझ आ गया कि ये जो आखिरी वाली केस निकाल भी दो, इट्स समथिंग जो जाहिर है नॉर्मली लोग मिसालों में नहीं देते, तो उससे पहले वाली लेवल तक भी तुम अगर मिसाल को रख लो तो तुम्हें समझ आ जाएगी कि वो प्लुरैलिटी ऑफ डिवीजन क्या है। ठीक है, प्लुरैलिटी ऑफ विजन क्या है दैट गाइड्स डिवीजन अमंग सोसाइटीज। सो बेसिकली भाई बात ये है कि सोशल रियलिटी जो है दैट प्रेजेंट्स इटसेल्फ नाइदर एज कंप्लीटली डिटरमिन्ड नॉर एज कंप्लीटली इनडिटरमिनेट। ये है वो बात जहां तक बोर्डियो में लाना चाह रहा था। सोशल क्लास इज नाइदर टोटली डिटरमिन्ड बाय दोज socio-economic indicators given to us by Karl Marx and the rest, and neither nor it is that fluid that it has nothing to do with people's behaviors. ये इनके दरमियान की कोई दुनिया है जिसको वो habitus कहता है, जहां ये exist करती है। So in the reality of the social world, there are no more clear boundaries, no more absolute breaks than there are in physical world. सही है? तो दोनों में जो सोशल वर्ल्ड भी है, फिजिकल वर्ल्ड भी है, दोनों में चीजें जक्सटापोज्ड हैं ऑन ईच अदर, अगेंस्ट ईच अदर। जो जक्सटापोजिशन है चीजों की, आइडियाज की, चीजों की, वो दैट गिव बर्थ टू आवर सेंस ऑफ आइडेंटिटी। वापस आ गया ना हमारी आइडेंटिटी पर। सो इस तरह बोर्डियो हमें क्लास समझाने की कोशिश करता है। थैंक यू सो मच गाइज। अगेन मैं दोबारा कह रहा हूँ, ये इसमें से 50% लेक्चर भी तुम लोग को समझ आ गया तो बहुत होगा। कुछ मैं इनआर्टिकुलेट हूँ और मैं फॉर द रीजन ऑफ, फॉर द सेक ऑफ साउंडिंग टू डैम डिफिकल्ट, इसलिए जरा मैं होता गया कॉन्शियस, और मेरा ख्याल है दैट वुड हैव मेड दिस लेक्चर इवन मोर प्रॉब्लमेटिक टू अंडरस्टैंड। बट कोई नहीं, इट वाज अ रफ पैच इन आवर सेमेस्टर। ये मुश्किल था समझाना ऑनेस्टली विदाउट हैविंग अ परमानेंट और अ पर्सनल इंटरेक्शन। बट चलो फिर भी जिन लोगों के पास कुछ सवाल हुए वो मुझे जरूर बताइएगा, आई लव टू आंसर देम। और या नाउ वी आर बैक ऑन ट्रैक एंड सी यू सून इन अनदर वीडियो। और अब वीडियो रेगुलर हो जाएंगी, तो टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय।